मिले आप अपने पिताजी से? ये भी क्योंकि मैं जब मुंबई गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने पिता से मिल रहा हूं, क्योंकि जब वो 2 बार पहले आए तो मैं बहुत छोटा था गांव में। मेरे ख्याल से मेरी उम्र रही होगी 2 साल 3 साल की। तो लोग बोलते थे तो मुझे लगता था कि ये कोई मेहमान आया हुआ है। तो उस जमाने में एक बड़ा वो भी चलता था कि भाई उस दौर के लोग अपने बच्चों को भी खिला नहीं सकते थे। लोग बोलते थे मेरा हो गया है, देखो अपने बेटे को लेके खिला रहा है। तो पिताजी की गोद में जब एक बार मुझे डाला गया तो वो केवल 2 मिनट मुझे देख के तुरंत अपने भाई को दे दिया कि भाई तुम संभालो। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये जानने में मुझे कम से कम 4 साल लगे कि ये मेरे पिता हैं। जब मैं उनके साथ बैठता था तो मुझे लगा मैं किसी रिश्तेदार के साथ बैठा हूं, किसी दोस्त के साथ बैठा हूं। धीरे धीरे जब वो एक बार बहुत बीमार हुए, उनकी सेवा में लगा और धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया, तब लगा कि ये मेरे पिता हैं। तो मेरी जिंदगी बड़ी अजीबो गरीब रही बेटा। मैं अच्छा, इसी जिद में उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया कि तुम लिटरेचर की तरफ मत जाना वरना तुम लिखना शुरू करोगे, और होता वही है जो होना है। लेकिन बाद में तो ये संबंध काफी फ्रैंक हो गए थे। एक संस्कृत का श्लोक है, लाल येत पंचवर्षाणि षड्वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम मेवाचरेत। जो बच्चा होता है वो छोटा होता है तब लाडला होता है, 6 साल तक उसको मारपीट के ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाता है तो वो मित्र के बराबर हो जाता है। ऐसे ठेठ बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब पिता का जो जूता है वो अगर बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोस्त हो जाते हैं। तो बाद में तो काफी फ्रैंक कन्वर्सेशन हुई आपकी, उन्होंने पूछ दिया आपसे कि कभी कोई प्रेमिका रही है क्या? नहीं नहीं, और सवाल ये नहीं कि जब वो सवाल उन्होंने किया कि, तो वो वक्त बहुत खराब था, वो टाइम ये सवाल पूछने का नहीं था। अगर वो घर में बैठ के दोस्तों की तरह मुझसे पूछते तो मैं समझ सकता था कि हाँ इन्होंने मुझे हिदायत के लिए पूछा, या अभी मेरे दोस्त की तरह इसलिए पूछा। पूछा उस वक्त जब 23 साल के बाद जब मैं उनसे मिला मुंबई में, और मैं संघर्ष की आग में जल रहा था, और उन्होंने मुझे वहां बुला के पूछा कि तुम मेरे मना करने के बाद भी शहर में आए, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर इन 3 सवालों का तुमने सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुमको इस शहर में रहने की इजाजत दूंगा, नहीं तो तुमको यहां से जाना पड़ेगा। और मैं जला हुआ था, मैं सोच के गया था और बड़ी नाराजगी थी मुझे उनसे। मैंने सोचा था जो पूछेंगे उसका 2 टूक जवाब दूंगा मैं। और उन्होंने पहला सवाल ही पूछ दिया कि तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की? 2 सेकंड का पॉज था मेरा। मैंने बोला यार इस वक्त ये सवाल समझ में नहीं आया। तो चूंकि मैं सोच के गया था कि मैं बोलूंगा तो सच, मैंने बोला हाँ किया था। क्या सोच के किया था? फिर दूसरा और मुश्किल सवाल, और मेरी उम्र उतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं हर सवाल का सही जवाब, मगर एक जवाब पक्का था कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैंने बोला पापा कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता। अब उन्होंने पूछा कि अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे इस वक्त ये सवाल क्यों पूछा। और मेरे मन में यह कुलाहट थी, मैं पूछना ही चाहता था। तो मैंने बोला हाँ बताइए। बोले कि उस दिन मुझे लगा कि मेरे पिता इस दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर हैं। उन्होंने कहा कि 2 वजह से पूछा बेटा, ये इंडस्ट्री जो है ना ये एक महबूबा की तरह है, और ये बावफा भी हो सकती है, ये बेवफा भी हो सकती है, मगर जो सच्चा आशिक होता है ना वो भागेगा नहीं, वो मर जाएगा इश्क में मगर महबूबा को छोड़ेगा नहीं। भागने और संघर्ष की बात हुई है, तब बताइए हम जितने बैठे हैं, सिर्फ वैसे आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, बाकी सारे इंडस्ट्री में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता है, जो करियर में उतार चढ़ाव होते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो बेटा ये काम नॉर्मल लोगों का नहीं है, ये पागल लोगों का काम है। जैसे भोजपुरी पानी का काम है ये। तो ये अगर आप पागल नहीं है ना तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने दर्द इसमें मिलते हैं ना, इतनी तकलीफें मिलती हैं, मगर वही है कि अगर आपको सच्चा इश्क है ना तो आप मार भी खाते हैं उस लड़की के लिए, मगर उन गलियों में छोड़ेंगे नहीं। उन गलियों में जाना छोड़ते नहीं है। तो चूंकि हम सच्चे आशिक थे तो हमने मार भी खाई, हमने जुदाई भी सही, हम रोए भी, हम भूखे भी सोए, मगर उन गलियों में जाना नहीं छोड़ा। और वही वजह थी सक्सेस की।
तो ये तो एक हिस्सा हो गया जीवन का, संघर्षों का, रिश्तों पर। अब आते हैं आपकी कृतियों पर, आपके लेखन पर। भोजपुरी वैभव कार्यक्रम है, तो वैसे आप एक गाना या फिर कोई फिल्म ही बता दीजिए कि अगर आप भोजपुर से नहीं होते, भोजपुरी से जुड़े नहीं होते, गंगा किनारे से नहीं होते, तो शायद वो आप वो टच नहीं दे पाते, शायद आप वो लिख नहीं पाते, वो उतना शानदार नहीं होता। हाँ, बहुत ऐसे एग्जाम्पल। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा पहले तो पिताजी का बताता हूँ। अभी भैया ने क्या टाइम बहुत कम दिया मुझे, 45 मिनट में तो 2 सवाल का जवाब भी पूरा नहीं होगा, उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये सेशन अगर पूरा मेरे नाम होता तो मैं आज बहुत खुल के बात करना चाहता था, मगर चलो शॉर्ट में बोलता हूँ। जब पिताजी ने वो गाना किशोर कुमार को लिखवाना शुरू किया, अब ये भोजपुरी का जो तुमने सवाल किया वो, और जब पहला शेर लिखवाया और उस रिकॉर्डिंग में मैं मौजूद था, तो पहला वर्ड जब उन्होंने कहा कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, उन्होंने कलम रख दिया। बोला, अनजान तू कहां कहां से शब्द ढूंढ के लाता है, मैंने जिंदगी में चकाचक शब्द नहीं सुना, ये मैं गाऊंगा कैसे यार, इसका मतलब ही नहीं पता है। तो उन्होंने कहा, दादा मैं सब समझाऊंगा, पहले आगे लिख लीजिए। अच्छा, फिर शेर लिख लिया। तब उन्होंने मुखड़ा लिखवाया कि अब लिखिए कि खाई के पान बनारस वाला। उन्होंने बोला, खाई के क्यों? नहीं, मैं खा के गाऊंगा, मैं खाई के गाऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला, अच्छा अच्छा दादा, अब रुक जाओ रुक जाओ, अगर आपको सचमुच इसका मतलब जानना है ना, तो बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी दादा। ये हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा है, और मुझे जब जब जहां जहां मौका मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और ये सौभाग्य है कि इस फिल्म में जो कलाकार है उसकी बोली भी वही है। वो जो अमिताभ बच्चन का डबल रोल है डान में, जो दूसरा है वो इसी भाषा में बोलता है, और मेरा फेवरेट एक्टर है और हमारे प्रदेश का है। तो मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं दादा, आप गा सकते हो तो गा लो। तब उनको लगा कि नहीं यार, बात तो है, और किशोर कुमार तो महान कलाकार। तो उन्होंने बोला, चल मेरी भी एक शर्त है, अगर ये गाना अनजान सुपरहिट हुआ तो तू मुझसे एक वादा कर कि तू मुझे बनारस में ले चलेगा और गंगा के किनारे बीच में बजरे पे मैं ये गाना गाऊंगा और पूरा बनारस सुनेगा। तो पिताजी ने बोला, ये असंभव है। तो उन्होंने बोला, क्यों? बोले कि आप बनारस चलें और बजरे पे गाना गाएं, कम से कम 10-5 हजार बनारसी तो जरूर मर जाएंगे गंगा में गिर के, और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता दादा। वो तो संजोग था, फिर वो पिक्चर बहुत मशहूर हुई वो गाना। तो जब जब मौका मिला बेटा, जैसे मैंने एक पिक्चर ही बनी जिसका नाम था बनारसी बाबू, जिसमें गोविंदा थे। आपको याद होगा बिस्मिल्लाह खान साहब की एक बहुत मशहूर वो शहनाई में जब वो धुन बजाते थे, जो हमारे यहाँ जिसको कजरी बोलते हैं, और वो जो धुन है वो मैं अगर गुनगुना के तुमको सुनाऊं तो कुछ ऐसी है। अभी बचपन से सुना हुआ था, तो मेरे मन में था कि यार कभी ये धुन इतनी पॉपुलर है कि मेरे गांव में जब लड़कियां सावन में गाती थी एकजुट होके, मैंने बोला यार ये मौका है, गोविंदा है, पिक्चर का टाइटल बनारसी बाबू है, इसमें मैं लिखता हूं। तब मैंने वो गाना लिखा, भी आपको बोलूंगा तो आपको धुन याद आ जाएगी, एज इट इज धुन है। यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। एक गाना और बताऊं, हीरो नंबर 1 एक फिल्म आई थी, मैं जब अपने गांव में नौटंकी देखने जाया करता था तो एक गाना बहुत मशहूर था, जेठ की दोपहरी में बाँव जरे हो रम पाँव जरेला, तनी तो हम के लेता कोरवा उठाए मोरे बलमा। अरे मैंने बोला यार ये रह गया, अब इसको कहाँ इस्तेमाल करूं। फिर मैंने वो गाना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हो रामा पाँव जले है, ये गोविंदा और करिश्मा कपूर के ऊपर एक गाना है। फिर वो गाना जो मैंने वो गांव में ही सुना था, जिसको लेके मेरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और उस जमाने में जब चोली के पीछे गाना हिट हुआ था, वही मैं उस पे आने ही वाला था। तो एक व्यावसायिक मजबूरी हो जाती है बेटा। तो लोगों ने मुझसे कहा कि समीर जी अब जवाब दीजिए चोली के पीछे का। तो मुझे लगा कि यार पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पर ऑलरेडी बहुत इल्जाम लग रहे थे, क्योंकि आशिकी साजन दीवाना लिखने के बाद कूली नंबर 1 में जब मैंने वो गाना लिखा
कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, बोले यार अच्छे खासे गाने आप रोमांटिक लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये गलत सवाल मत पूछा करो कि आप लिखते हैं, मैं लिखता ही नहीं, मैं तो वो लिखता हूं जो कहानी और किरदार मुझसे लिखवाता है। तो ये चोली के पीछे क्या है को आपने वल्गर माना कि नहीं माना? देखो बेटा, ये अगर मैं डिनाई करूं कि नहीं था तो गलत होगा, मगर वो क्यों था इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। बताइए। आनंद बख्शी को का जीना मुश्किल हो गया, इतने मशहूर गीतकार, इतने हिट गाने उन्होंने लिखे। सवाल ये था कि वो जो टुकड़ा था, चोली के पीछे क्या है, वो आनंद बख्शी का लिखा हुआ ही नहीं था, वो टुकड़ा कहीं से सुभाष घई ने कहीं फोक में किसी से सुना था। काफी एक्सक्लूसिव जानकारी है हिंदुस्तान और और ABC जब कार्यक्रम। उन्होंने बख्शी को दिया तो उन्होंने कहा कि सुभाष ये मैं कैसे निभाऊंगा, तुम्हें क्या लिखवा रहा मुझसे? तो उन्होंने बोला बख्शी साहब आप ही इसको निभा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो चोली की इज्जत संभालने के लिए आगे की लाइन लिखी कि चोली के नीचे क्या है, तो बोली चोली में दिल है मेरा, कि थोड़ा तो कहीं तो संभालो, नहीं तो और गाली पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के गाने जब आते हैं ना बेटा, तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत हमसे बहुत सवाल भी करते हैं कि सर आप बार बार। वहां तो चोली संभाल ली गई, लेकिन जब इसकी बात चली है, इन शब्दों की बात चली है, इन गालों की बात चली है, तो भोजपुरी में भी कुछ गाने हैं जिन पर वल्गर होने का विवाद लगता है, और इस कार्यक्रम में तो उस पर आना लाजमी है जो भोजपुरी का विवाद चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गानों में दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुनने वाले में दिक्कत है। तो वहां तो चोली संभल गई, लेकिन चोलिया में हूक राजा जी यहां कैसे संभलेगी? देखो विवेक, मैं एक तुमसे बात पूछना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक बात बहुत साफ साफ लोग बोलते हैं कि हर चीज जो है डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। अर्थशास्त्र। सवाल सप्लाई और डिमांड का नहीं है, सवाल डिमांड और सप्लाई का भी है। कि जब चोली के पीछे लोगों ने रिजेक्ट किया, उस दौर के बाद एक लंबे अरसे तक कभी कोई उस तरह के गाने बने नहीं हमारी इंडस्ट्री में। सवाल यह है कि बनते तो हैं या बनाए जा रहे हैं, मगर सुने क्यों जा रहे हैं? और जो सुने जा रहे हैं तो ये आरोप है कि नहीं आप हमको जो देंगे वही हम सुनेंगे, और हम कहते हैं कि आप सुनना बंद कर दो तो हम आपको देना ही बंद कर देंगे। भाई सवाल केवल एक फिल्म के ऊपर विवाद या किसी गीतकार के ऊपर या गानों के ऊपर विवाद लाना वो ठीक बात नहीं बेटा। वो हम ढूंढ रहे हैं वो संस्कार, वो संस्कृति, वो भाषा। मैं ये पूछना चाहता हूं है कहां वो? नहीं तो कुछ लोग, आप ये कहना चाहते हैं कि गाने आते हैं और वो चलते हैं इसलिए बनते हैं। डेफिनेटली बन रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो छद्म रूप धारण करके हैं, जो हेडफोन लगा के वही गाने सुनते हैं और हेडफोन निकाल के ये गलत है। हाँ तो वो गलत है ना, ऐसे ही चल रहा है। अब गलती किसकी है? अब ये मैं सवाल पूछता हूं कि अगर ये देखो, आप जब किसी चीज के विवाद पे बात करते हो तो दोनों पैमानों, तराजू के मीजान के दोनों पैमानों को बराबर देखो। सवाल ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि भाई जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए, मगर सवाल ये है कि जो सुन रहे हैं वो क्यों सुन रहे हैं। और जब वो रिजेक्ट करेंगे, अगर कोई फिल्म नहीं चलती, आज एनिमल अगर चली है तो लोग देखने जा रहे हैं इसलिए चली है ना, और उसके साथ बहुत सी फिल्में लगी जो लोगों ने नहीं देखा तो उस तरह की फिल्में नहीं बनती। एक तरफ सेंसर बोर्ड में जो है वो OTT को ओपन करके आपने रखा है कि कुछ भी गाली गलौज हो रहा है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड में जो है वो संस्कारी फिल्में बन के आनी चाहिए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, इस पे बहुत गहराई से मीडिया को और सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन एक और बात है ना कि गलत तो गलत है ना, गलत तो मैंने गलत तो है, कहा ही नहीं या कि तो वो गलत है या फिर सही है। मैंने कब कहा कि सही सत्य है? तो सत्य के मैं खिलाफ है। तो यही तो बोल रहा हूं, मगर जो गलत है कभी उस पे ये भी सोचो कि ये क्यों गलत है। जब तक इसकी गहराई में नहीं जाओगे तब तक उस सवाल का सही जवाब निकलेगा ही नहीं, और उस चीज को सही करने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है। आज मैं भी नहीं सुनता, आज एक भी कुछ ऐसी ऐसी लाइनें मैंने सुनी है कि मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि ये जैसे? क्यों हो रहा है। अभी नहीं बोल सकता,
अरे बोल दीजिए। अब यहाँ पे मैं बोलूं, क्योंकि जो लोग बैठे हैं मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं, इतनी खराब लाइन है कि मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। प्रबुद्ध लोग हैं इसलिए उस पर नहीं चर्चा नहीं, कर प्रबुद्ध लेंगे। लोगों के सामने नहीं बोला जा सकता, वो सबको पता है, तो मुझे उस पर बेबस मत करो। तो आपने काफी वर्सटाइल गाने लिखे, लेखनी पर ही रहते हैं कि आप उस जमाने से भी लिखते हैं कि साजन के गाने लिख दिए आपने, काफी फेमस रहे कि मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है, लेकिन आपने नए जमाने के भी गाने लिखे हैं, अनारकली डिस्को भी चली, तो इतना वर्सटाइल कैसे होना पड़ा सीधा वहां से यहाँ? होना पड़ता है विवेक, क्योंकि वक्त के साथ मैंने हमेशा अपने आप को बहुत तोड़ा है। बहुत वक्त है कि अर्थ है? नहीं, वो ऐसा अब तो नहीं है, ऐसी अब कोई बेबसी नहीं, तब थी जब सरकारी खटिया लिखना पड़ा था, तब वो बेबसी थी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार की रोजी रोटी मेरे पैसों से चलती थी, और अगर मैं नहीं लिखता तो मेरा बाप जो है वो हॉस्पिटल में 5 साल से पड़ा हुआ था, वो मेरी मजबूरी थी, और मैं उसके अलावा मुझे न तो कोई काम आता था न मैं कोई काम कर सकता था। मगर अब मैं नहीं करता हूं, अब मैं फिल्में छोड़ देता हूं अगर मुझे लगता है कि ये मेरे ज़मीर के नीचे से बात कहीं कही जा रही है तो। मगर उस पोजीशन तक मैं तब नहीं पहुंचा था। परिवर्तन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब मैं आज की पीढ़ी, देखो आप तो मीडिया में हो, आज का जब पेपर मैं पढ़ता हूं ना, और जब यहाँ पे बैठ के लोग बात करते हैं कि हिंदी पे बात करो, मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदी में जाके अमेरिका में भाषण देते हैं, तब हमको गर्व होता है हिंदी बोलने पर। अभी मैं रिजर्व बैंक के एक फंक्शन में जा रहा हूं हिंदी पे बोलने के लिए, तो मुझे खुशी होती है कि सचमुच। मगर जब मैं पेपर देखता हूं तो पेपर की हेडलाइन में आधी हिंदी, कहीं भोजपुरी भी, कहीं कुछ, तो सवाल ये भाषा का जो खिचड़ीकरण है। और मेरे ऊपर एक गाना, मेरा बड़ा मशहूर गाना, मैं तुमको गुनगुनाता हूं, उसमें सुनना, क्योंकि जब वो दौर आया कि जो उस दौर के बच्चे, जो यूथ था, जब उस तरह से बोलने लगा, तो मुझे उस गाने में उसका प्रयोग करना पड़ा। और देखो उसमें कितनी भाषाएं मैंने इस्तेमाल की है केवल मुखड़े में। बहुत मशहूर गाना है, अक्षय कुमार के ऊपर शूट किया हुआ गाना है। कितने अरमान मान 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी हाय हाय याद। अब देखो गुजराती भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी, क्योंकि ये बच्चे जब बात करते हैं यूथ, तो वो उसी लैंग्वेज में बात करता है, खुले दिल से। और जब चैलेंज आया तो मुझे 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी भी लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे बताना पड़ा कि कलाकार या क्रिएटर कभी बूढ़ा जवान नहीं होता, और वो जितना बूढ़ा होता है वो उतना दिल से जवान सदाबहार होता है। आप अपने आप को जवान, सदाबहार मानते हैं? महान तो नहीं, सदाबहार, सदाबहार कह सकते हो। मगर भोजपुरी पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं वो गाने सुनता हूं, मेरे पिताजी ने एक फिल्म लिखी थी गोदान, प्रेमचंद जी की कहानी, बड़ी मशहूर कहानी है, और वो मैं आज भी गाना कभी कभी अकेले बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर भोजपुरी में ऐसे गाने आने लगे तो कितना सुनहरा दौर शुरू हो सकता है। रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने जरूर सुना होगा। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की हियरा में उठत हिलोर, पूर्वा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। अब देखो इसमें आपकी भाषा, आपकी मिट्टी, आपका कल्चर समझ में आता है, और इतना मशहूर हुआ था ये गाना उस जमाने में जी कि बच्चे बच्चे की जबान पे गाना था। तो सवाल ये नहीं है, मेकर्स को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। लोगों को अच्छी चीज हमेशा सराही जाती है, जो बुरा है वो सदियों तक बुरा रहेगा, जो अच्छा है वो सदियों तक अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वो साहिर ने कहा कि मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, अब उन्हीं गीतों को बाजार में ले आया हूँ। आपने कभी ये सोचा कि समीर शायर कहाँ है इन दिनों? सोचते हैं कभी? समीर शायर तुम्हारे सामने ही है बेटा, और अभी बहुत जल्दी वो समीर शायर तुमको नजर भी आएंगे। क्या, कहाँ नजर आने वाले? ये एक्सक्लूसिव जानकारी इसी कार्यक्रम में। अभी कुछ फिल्में मुझे मिली हैं। जब मैं संजय लीला बंसाली की सांवरिया लिख रहा था तो मैंने उस फिल्म में उनसे बोला था कि संजय, मुझे लगता है कि तुम ये पिक्चर अच्छी नहीं बनाओगे, मगर इसके गाने तो सुपर हिट होंगे, ये मैं तुमको पक्का वादा करता हूं। और उसके गाने सुपर हिट हुए बेटा। अब लोग मौका देने को तैयार नहीं, लोग मान चुके हैं कि नहीं अब समीर जी से नहीं लिखवाना।
मगर मेरी जिद जो है ना, मैं जैसा कहा मैंने ना कि मैं बाप के खिलाफ जाके मैंने लड़ाई लड़ी है, तो मैं वक्त के साथ भी लड़ता रहा। और अभी 2 फिल्में मैं लिख रहा हूँ। साजिद नडियाडवाला साहब की एक फिल्म आ रही है हाउसफुल 5, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3 सब मैंने लिखी है। अभी ये 5 आ रही है और एक फिल्म आ रही है सन की, जिसका टाइटल है, उसमें मुझे बड़े जमाने के बाद आशिकी का सब्जेक्ट मिला है, जिसमें मैं जो चाहता था लिखना, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, मैं उनको आज वादा देके जाता हूं कि अगर उसका म्यूजिक गली गली मशहूर नहीं हुआ तो आप लोग जो बोलेंगे मैं कलम रख दूंगा। कल मैं कुछ पंक्तियां सुना रहा था बहुत खूबसूरत, तो अब चूंकि बहुत अच्छे सुनने वाले भी यहां बैठे हैं, कि कई बार जब कहते हैं ना कि मेरे नाम पे जब बदनामी आती है तो मैं वो 2 पंक्ति सुनाता हूं। एक तो अपने ऊपर जो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि दुनिया को दे के रोशनी, दुनिया को दे के रोशनी बेनूर हो गए, दुनिया को दे के रोशनी बेनूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए। आज साहिर का तुम जिक्र कर रहे हो, उनके काम से तुमको याद भी नहीं होगा। और एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि मैंने तो उसे चुपके से गुलाब दिया था। भैया बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत लाइन है कि मैंने तो उसे चुपके से गुलाब दिया था, मैं क्या करूं खुशबू ने कोहराम कर दिया। तो सवाल है कि ये जो नाजुक जज्बात है ना बेटा, अब एक तवायफ के ऊपर देखो कितनी कमाल की चीज है मेरी। वो कहती है कि पहली बार एक लड़का सड़क में, कहानी में एक सीक्वेंस था कि उसको तवायफ को उसके रेड लाइट एरिया से निकाल के पहली बार वो लेके बाहर जाता है, उसके रोमांस में वो लड़की, और वो बोलती है, अब देखो कितना नाजुक ख्याल, कहती है कि जब से तेरी नजर ने देखा मुझे सनम, जब से तेरी नजर ने देखा मुझे सनम, मैं ओढ़ने लगी हूं दुपट्टा संभाल के। अब एक तवायफ ये लाइन बोले कि मैं ओढ़ने लगी हूं दुपट्टा संभाल के, मगर वो जगह तो मिले, वो जमीन तो मिले जहां मैं ऐसी कोई बात कह सकूं। और जब मैं अपनी नज़र से देखता हूं तो कई बार ये देखता हूं कि पहले बहुत शायर हुए, शायरी करते थे, उसके बाद फिल्मों में आए थे, शाहिर आए थे, मजरू सुल्तानपुरी आए थे, लेकिन आप उल्टा चले, ऐसा क्यों? क्या होता है, मैंने तो बैंक में भी नौकरी की बेटा, 2 दिन सेंट्रल बैंक में नौकरी करने के बाद रिजाइन देके भाग गया। मैंने हमेशा मेरे दिल की बात सुनी है, मैं दिमाग से कभी काम करता नहीं, और आज के दौर में वही गड़बड़ हो रहा है, केवल दिमाग से काम हो रहा है, दिल तक लोग पहुंचने की कोशिश में ही नहीं है। और एक बात याद रखना कि जो काम जहां से किया जाता है वहीं पे असर करता है, जब तक दिल से होगा नहीं दिल पे असर करेगा नहीं। हमने तो गाने लिख के, नदीम श्रवण, मैं सिटिंग रूम में रोया हूं, और मैंने कहा है कि अगर थिएटर में लोग नहीं रोए तो हमारा ये काम बेकार हो गया। और वो फिल्म थी दिलवाले, और गाना था जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। और लोग थिएटर में रोते हुए लोगों को मैंने देखा है। नुसरत फतेह अली खान का एक ही गाना मेरा उन्होंने गाया जिंदगी में, जो उस दौर का सबसे मशहूर गाना था, और वो इतना रोए थे उस गाने पे, क्योंकि जब वो लाइन आती थी तो गाना बहुत मशहूर गाना, सबने सुना होगा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, उसमें एक लाइन थी कि मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबुल, वो बाबुल बोए रोने लगे क्योंकि उनको लगता था बेटी की याद आ रही। और वो थिएटर में जब गाना वो लाइन आती है पूरा ऑडिटोरियम रोता है, क्योंकि वो आदमी 9 घंटे में ये गाना गाया था, और ये लाइन पे आके रोने लगते थे और टेक कैंसिल हो जाता। तो बात वही है, तब वैसी कहानियां मिलती थी, जब वैसे लोग मिलते थे, अब वो नहीं मिल रहे। मगर ऐसा हम हारे नहीं, बदलेगा, वक्त बदलेगा। तो काम जो दिल से होता है वो दिल तक पहुंचता था, तो आपने लिख दिया एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अब तो वक्त बीत गया, उम्र बीत गई, आज बता ही दीजिए कौन थी वो? तो विवेक, तुम ये सोच के आए हो कि मेरा डिवोर्स करवाने का अगर फैसला तुमने कर लिया है। अब तो मैम भी समझती हैं, भैया लोग हो गए, आप बताएं। मेरी धर्म पत्नी के ऊपर मैंने एक गाना लिखा, और जब उनसे कहा मैंने कि देखो अनीता, मैं पहली बार, मैंने हमेशा लोगों के लिए गाने लिखे, हीरोइनों के लिए गाना लिखा, ये गाना
तुमको याद नहीं होगा, तुमने कभी किसी रात मुझसे डायलॉग बोला था और भरी ऐसे ही सभा बैठी थी, उसमें मैंने कहा कि मैंने ये गाना लिखा है कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो क्या जवाब दिया था मालूम है? क्या? कहती है कि आज पहली बार मुझे लगा कि आप कितने सलीके से झूठ बोलते हैं। अब तुम सोच लो कि मेरी इमेज क्या है। एक तो शायरों की इमेज बीवियों की नजर में वैसे भी बड़ी खराब होती है और ऊपर से तुम ये कहलवाना फिर चाहते भी मैं हो। नहीं भटकने वाला, मैं वहीं अपने पॉइंट पर अड़ा हुआ हूँ नहीं। कि कहाँ बीएचयू से थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे। अब जब तुमको सब मालूम है, बीएचयू से थी, बनारस की थी, यहीं पे थी, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो बस बेटा? आपके मुंह से जानना चाहते हैं। मैं तो वो लोग मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं। आज विकिपीडिया पे मेरा कोई राज नहीं है जो छुपा नहीं है, वो सबको सब कुछ पता है। मगर ये सच है और ये मैंने माना है कि अगर आपने किया नहीं है ना तो आप लिखोगे ना तो फेक लगेगा। क्योंकि दो तरह से लिखा जाता है, एक सोच के लिखा जाता है और एक जी के लिखा जाता है। तो मैंने जो कुछ भी लिखा है ना विवेक, वो जी के लिखा है, कभी सोच के लिखा तो ही नहीं। आपके लेखन के आधार पे, आपके गीत के आधार पे हम आपको जानते हैं। अब हम समीर अंजान से जानना चाहते हैं कि समीर अंजान की नज़र में समीर क्या है? शायर हैं, इंसान हैं, सरोकारी हैं, गीतकार क्या हैं? हाँ, पता नहीं लोगों की नज़र में क्या हूँ, मगर मैं लोगों की नज़र में जो बनना चाहता हूँ, जो मेरे बाप की तमन्ना थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि देख तू एक अच्छा गीतकार तो बन जाएगा। और मैं तेरे टैलेंट के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मेरे खून पे भरोसा है कि मेरा बेटा है तो अच्छा गीतकार तो बनेगा। मगर अगर तू चाहता है कि मेरी रूह को सुकून मिले तो लोग मुझे ये कहते हुए सुनाई दें कि समीर जी, आपका अंजान जी, आपका बेटा लिखता तो अच्छा है मगर वो इंसान बहुत अच्छा है। तो अब सारी कोशिश इसीलिए है कि जो मेरे बाप की इमेज रही है, लोग, मैं कभी भी, बहुत ऐसे मौके आते हैं जहां बहुत कुछ गलतियां मैं कर सकता हूं, मगर वो लाइन जब मुझे याद आती है तो मैं ठहर जाता हूं कि नहीं, आज मेरा बाप जहां भी होगा, अगर उसको कभी लगा कि मेरे बेटे ने कोई ऐसा काम कर दिया, बेटा मैंने कभी जिंदगी में इतना काम किया मगर मैंने कभी किसी चीज के लिए किसी से मांगा नहीं। आज पद्मश्री मुझे ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया जिनके, जो मेरे गाने गा के जो लोग मशहूर हुए हैं, मैंने कभी भारत सरकार से या मीडिया से कभी किसी से मैंने कहा ही नहीं। मैंने बोला जिस दिन सरकार को याद आएगी दे देगी, वेरी गुड, नहीं दे तो मैं केवल अपने काम में, मेरी एक ही मनसा है और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। गिनीज बुक, उसी पे मैं कहने वाला था कि इसी इसीलिए पे तो मिला है गिनीज बुक ऑफ क्योंकि वर्ल्ड मेरा रिकॉर्ड। एक ही टारगेट था, मुझे काम काम और केवल काम करना। तो काम की जब हम बात करते हैं तो एक वक्त ये है जब समीर अंजान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, एक वक्त ये है कि समीर अंजान अपने मन से जो उनको मन करता है गाने छोड़ देते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब चौथे माले से डायरी फेंक दी जाती है। यही तो था, फेंक दी गई थी, इसीलिए तो किसने यहाँ फेंकी तक थी? पहुंचा। एक संगीतकार थे, उनका भी नाम नहीं लेना, अभी बेचारे हैं नहीं, मरहूम नहीं है? नहीं है, तो अब वो जो अब ले गुजर गए लीजिए। उनके बारे में बोल के अच्छा नहीं लगता। मगर मैं जब बाद में वो मैं सक्सेसफुल हुआ और मुझसे छुपने लगे पार्टियों में, तो मैंने उनको बुला के बोला कि अंकल आप मुझे छुपो मत, ये गलती आपकी नहीं है, मेरे वक्त की गलती थी, मेरा वक्त खराब था और आपने जो कुछ भी किया, आपकी जगह कोई भी होता तो करता। तो ये तो पूरा था आपका संघर्ष का काल। आगे आप कैसे देखते हैं भोजपुर को बॉलीवुड में? क्योंकि कई सितारे आए, एक्टर्स आए, गीतकार आए, उतार चढ़ाव का दौर आया। आगे आप कैसे देखते हैं कि आगे भोजपुर क्या करने वाला है बॉलीवुड में? हाँ, मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ और चूंकि बाकी जो रीजनल फिल्में बन रही हैं ना, चाहे वो मराठी की हों कि गुजराती की हों, राजस्थानी की हों, बहुत अच्छी फिल्में लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियां बन रही हैं। ये हमारा भोजपुर तो गढ़ है भाषा का। यहाँ थोड़ा सा लोगों को अपनी मिट्टी की तरफ, अपने कल्चर की तरफ एक बार मुड़ना चाहिए और उस तरह की फिल्म, जो गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ी, वो जैसी फिल्में जब बनी थी, तो अब जैसे मेरे पिताजी का एक गाना, गुरकी पतर की रे मारे गुललवा जियरा उड़ जाए, मैं चाहता हूं कि वैसी फिल्में बने। मेरे पास कई बार मौके आते हैं गाना लिखने के लिए, मैं नहीं लिखता हूं। मैंने बोला नहीं, आप कोई ऐसी कहानी लेके आइए जिसमें मुझे लिखने की जगह दीजिए, मैं बहुत शौक से लिखूंगा। और मैं दुआ कर रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी फिल्म मिले
जिसमें मुझे उस तरह के गानों को लिखने का और मौका। अगला सवाल भी मैं यही कर रहा हूं कि भोजपुरी फिल्मों में समीर अंजान के गाने कब सुनने को मिलेंगे? अभी तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो दौर चल रहा है इसमें समीर अंजान किसी भी तरह समझौता करके नहीं आएंगे बेटा। मगर अभी मैंने तुमसे कहा कि अगर कोई अच्छी फिल्म कोई लेके आए तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो गाने जिस दिन आएंगे, हे गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ैबो सैया से कैदा मिलनवा हो रामा, जी। आज भी अगर नहीं चले तो तुम जो बोलो मैं हार जाऊं। ऐसा नहीं है, आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं, मगर सवाल ये है कि उनको दिया जाए, परोसा जाए तब ना। अब सर समय की पाबंदी है, बस आखिर में आप ये दीजिए कि भोजपुर के नाम एक संदेश, जो कलाकार आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो नहीं भी हैं उनके लिए प्रेरणादायक हैं आप, उनके नाम एक संदेश। नहीं, चूंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने कार्यक्रम रखा है तो, और ये मुहिम उन्होंने चलाई है, और ये बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि ये हमारा सामाजिक दायित्व होता है। हर, चाहे आप जर्नलिज्म में हो, पेपर में हो, या आप क्रिएशन में हो, जहां भी हो, कि कोशिश की जानी चाहिए अब अच्छी कहानियों को। और भोजपुर में बहुत जबरदस्त नावल अभी भी पड़े हुए हैं, उन पे कहानियां बननी चाहिए। अभी दिल्ली से किसी ने मुझे उस दिन फोन किया था कि गोदान वो लोग फिर बनाना चाहते हैं जी। प्रेमचंद की। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे महान राइटर हुए हैं, कबीर जहां हुए, जहां पे प्रेमचंद जैसे लोग हुए हैं, तो उनकी कहानियों पे कुछ अच्छी फिल्में बने, और अच्छे कलाकारों के साथ बने, और अच्छा संगीत एक बार लोग कोशिश करके ले आए। और मैं आपको बोलता हूं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो असफल होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो 100% सफल होंगे। वहां से एक नए दौर की शुरुआत हो जाएगी, और शायद आज का ये जो दिन है, जो हम यहाँ बैठे हैं, तो शायद ये बहुत शुभ संदेश भी देगा लोगों जी, को, और ऐसे कार्यक्रम भी होते रहें। ऐसे तो, कार्यक्रम होने मैंने जरूरी दो पंक्तियां हैं मेरी लिखी कि तमाम दुश्वारियां हैं इस जहां में, क्या क्या बोलूं मैं, दिल हमारा तहखाने जैसा है, कभी बैठो तो खोलूं मैं। तो ये इसी पंक्तियों के साथ अब इस और सेशन- विवेक, जाते जाते एक दो पंक्तियां सुना जी, देता हूं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। तुमने भोजपुरी की बात कही कि मेरा एक शेर है, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, और ऐसे मौके पे जहां हमको सारी उम्मीदें टूटती हैं ना, उसी के ऊपर ये लिखी हुई चंद पंक्तियां हैं। मेरी एक किताब है समीराना गीत, कि जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते, जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। वाह। जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिनको समझते हैं अजनबी, उन्हीं से कोई वास्ता निकलता वाह, है। वाह, वाह, वाह। जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत तुमको मैं बधाई धन्यवाद देना समीर सर। चाहता हूं कि बहुत अच्छा, बड़े जमाने के बाद इंटरव्यू हुआ, और वो इंटरव्यू मेरा कर रहा है जिसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, भाषा के बारे में बहुत कुछ पता है, शायरी के बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत धन्यवाद समीर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुर, बॉलीवुड में भोजपुर की शान आदरणीय श्री समीर अंजान, उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री प्रताप सोमवंशी जी, मैनेजिंग एडिटर हिंदुस्तान, कृपया आप आए। और इतना अभूतपूर्व सत्र ये रहा, मैं जोरदार तालियों का आप सबसे निवेदन कर रही हूँ। इतनी दिल सी कही हुई बातें हम सबके दिल तक पहुंची। हमारे बीच हमारी अपनी आन बान और शान आदरणीय श्री समीर अंजान के नाम ये सत्र, पहला सत्र हिंदुस्तान भोजपुरी वैभव का। देखिए, तालियां बजाने में आप कभी मत करिए, रिसर्च लगती है। जब सब सर तारीफ करते हैं कि अच्छा कोई कर रहा है।